हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि कंट्री साइड की पॉपुलेशन जो थी उसमें कौन कौन से लोग जो थे वो बिजनेसेस करने की तरफ मूव हो रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया कंट्री साइड की जो पॉपुलेशन थी उसमें पुअर पीसेंट और आर्टिशंस जो थे उन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था कि फील्ड्स जो थे वो डिसअपीयर हो रहे थे, मतलब खेत जो थे, ज़मीनें जो थी वो गायब होती जा रही थी, अदृश्य होती जा रही थी। जहाँ से कॉमनली कॉमन्स का मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ किया गया है। तो रिसोर्सेज को इनक्लोज कर दिया गया था जो मल्टीपल चॉइसेस के थे। अब सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट्स की डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्शन करी जाती। कॉटेजर्स और पुअर पीजेंट्स जो थे, जो कि सिर्फ कॉमन लैंड पर डिपेंड होते थे पहले, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें इकट्ठा करते थे कॉमन लैंड से। वो फायरवुड को इकट्ठा करते थे, बेरीज होगी, वेजिटेबल्स, हे हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ठीक है। मतलब इन सभी चीज़ों के अलावा अब उनके पास एक और सोर्स आ चुका था, उनके पास एक अल्टरनेट आ चुका था, ऑप्शनल एक और सोर्स था जिनसे वो अपनी इनकम को अर्न कर सकते थे, अपनी फैमिली को लाइवलीहुड जो है वो इजीली रन कर सकते थे, उनको प्रॉपरली फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर प्रोवाइड कर सकते थे। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जिनके पास बिल्कुल छोटे छोटे प्लाट्स जो होते थे वो होते थे, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, लेकिन वहाँ पर एक ही फैमिली के सभी बंदे जो थे वो घर के काम नहीं कर सकते थे। वहाँ से उनका इतना अर्निंग नहीं होती थी जहाँ से वो सभी लोगों के लिए वो कंफर्ट्स खरीद सकें। तो उस टाइम पर देखा गया मर्चेंट्स जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। मर्चेंट्स ने कंट्री साइड की जितनी पॉपुलेशन थी, चाहे वो पीजेंट्स थे या फिर और लोग थे, उनको एडवांसेस पे करना शुरू कर दिया ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करो और उस गुड को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और आफ्टर दैट जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग अर्न करेंगे। जैसे जैसे मर्चेंट्स के लिए काम शुरू करना स्टार्ट किया गया कंट्री साइड की पॉपुलेशन के द्वारा, तो अब ये जो कंट्री साइड की पॉपुलेशन थी वो पुअर पॉपुलेशन भी थी और पीजेंट्स भी थे। तो उन्होंने अपने स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स पर क्या करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर प्रोडक्शन जो थी वो उन्होंने करना शुरू कर दी, जिससे कि वो क्या कर रहे थे, कल्टीवेशन के थ्रू अपनी इनकम्स को रेज़ कर रहे थे। उसके बाद देखा गया ये जो अब जो फुलर्स थे वो क्या यूज़ कर रहे थे, अपनी फैमिली को एज अ रिसोर्स, कि इनकम रेज़ करने के लिए वो क्या करते थे, वो अपनी फैमिली को उन्होंने लगा लिया था ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वर्क को डन करें, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। और इस सिस्टम के अंदर देखा गया कि ये जो एक टाउन और कंट्री साइड की रिलेशनशिप थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई। टाउन पॉपुलेशन जो थी अब कंट्री साइड पर डिपेंड रहना शुरू, कंट्री साइड पर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन मर्चेंट्स जो थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, टाउन से बिलोंग करते थे, उनका अब उन्होंने कहाँ पर रहना शुरू कर दिया, उन्होंने भी कंट्री साइड में रहना शुरू कर दिया कि उनके पीजेंट से कोई दूसरा पर्सन जो है वो सप्लाई ना ले ले। मर्चेंट्स क्या करते, ये अगर हम लोग बात करें जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, वो क्या करते थे, वो कपड़ा ख़रीदते, वूल को ख़रीदते, उसको परचेज़ करते, तो वो कहाँ देते, वूल स्टेपलर को देते, जो क्या करता था, स्टेपल करता था, उसको छनता या फिर उसको साफ़ करता और बाद में उसको इकट्ठा करता था। बाद में उसको किसको दिया जाता, स्पिनर को, जो स्पिनिंग का काम करे, उससे थ्रेड बनाए और क्या करे, उसे अलग अलग स्टेजेस के थ्रू कहाँ पर, ताकि प्रोडक्शन वर्क को डन किया जा सके, ताकि उसको वेवर्स तक लेके जाया जा सके। और फुलर्स जो थे वो क्या करते थे, और बाद में डाई भी करा जाता, ठीक है, और बाद में उसी क्लॉथ को या उसी वूल को वो डाई करने के लिए देते अलग अलग कलर्स में, ताकि उसको हम अलग अलग कलर्स में यूज़ कर सकें। और इसकी जो फिनिशिंग थी वो लंदन में होती, और क्या किया जाता कि पहले उसको एक्सपोर्ट किया जाता, किससे लेके, जो
मतलब पीजेंट्स थे, कंट्री साइड से उसको ख़रीद के क्लॉथ को क्या किया जाता, एक्सपोर्ट किया जाता और बाद में उसको इंटरनेशनल मार्केट में लाया जाता। अब लंदन जो था उसको फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता था, क्योंकि ओवरऑल जो लास्ट क्लॉथ की जो लास्ट फाइनल टच जो होता था वो लंदन में दिया जाता था, ताकि उसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है क्लॉथ में तो वहाँ पर ही उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाए। आफ्टर दैट उसको इंटरनेशनल मार्केट में मतलब कंजप्शन के लिए बेच दिया जाए, मार्केट में लगाने के लिए। ठीक है, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम था, ये एक ऐसा नेटवर्क था जिससे कमर्शियल एक्सचेंज होना शुरू हुआ, पैसा एक्सचेंज होना शुरू हुआ, कैपिटल फ्लो होना शुरू हुआ। तो जिससे देखा गया अब मार्चेंट्स जो थे वो टोटली किसको कंट्रोल कर रहे थे, मार्चेंट्स जो थे वो मतलब किसको कंट्रोल कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सिस्टम को मार्चेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। और जितने भी गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा नंबरिंग में प्रोड्यूस करे जा रहे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक वर्क करें। और उन्होंने ज़्यादा काम करने के लिए फैमिली फॉर्म्स में क्या करना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयज़ को नहीं लगाया था, उन्होंने अपनी फैमिली वर्कर्स को वहाँ पर काम पर लगा लिया था। ठीक है, तो इससे देखा गया वो किसी तरह की फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे थे। हर एक स्टेज के लिए उन्होंने, हर एक प्रोडक्शन की स्टेज के लिए 20 से 25 वर्कर्स जो थे वो एक मतलब मार्चेंट ने अपने अंडर जो थे वो रखे हुए थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वर्क जो है वो डन कर सके। इससे हम लोग को ये पता चलता है हर एक क्लॉथ जो था उसको कंट्रोल करने के लिए कितने पर्सन्स चाहिए होते थे, बहुत सारे वर्कर्स, मतलब 100 से ज़्यादा वर्कर्स जो थे उसको नीड होती थी एक यार्न मतलब एक क्लॉथ बनाने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।